Namaskar everyone. So I told you political science is really a very practical subject, and the topic which we were discussing earlier, that was about rights. तो बच्चों जब हमने राइट्स के बारे में जाना तो आई टोल्ड यू दैट राइट्स क्या है, क्लेम से क्लेम है उन सिटीजन्स की जो एक पर्टिकुलर स्टेट कंट्री में रिजाइड कर रहे हैं, तो वो उस कंट्री के रहने वाले लोगों की राइट्स हैं जो उसे उस कंट्री में रहने के कारण मिली हैं. सो दीज राइट्स आर डिस्क्राइब्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट जो है वो डिस्क्राइब किए गए हैं. और जैसे हमने चैप्टर 1 में देखा था कि हमने हर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ न कुछ चीजें अडॉप्ट की हैं और हमने हमारे अमेरिका से लिए हैं राइट्स. तो पहले हमने ह्यूमन राइट्स देखे. ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? तो ह्यूमन राइट्स सभी को एक वेलफेयर कंडीशन, एक मिनिमल कोऑर्डिनेशन और उसकी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरा करने के लिए, उसके रिक्वायरमेंट्स पूरा करने के लिए जो चीजें चाहिए होती है, दैट इज कमिंग इन दैट. व्हेन वी डिस्कस अबाउट द फंडामेंटल राइट्स जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, और वो फंडामेंटल राइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर सिटीजन के लिए, हर नागरिक के लिए. क्योंकि व्हेन वी हैव सीन in our book, the first particular page was telling about the situation of rights in the countries. एक आपका एग्जांपल दिया गया था कि पर्टिकुलर एरिया में जो वेजेस थी वो उन वर्कर्स से को नहीं दी गई और उनसे एक्स्ट्रा वर्क लिया गया. देन इन पर्टिकुलर कंडीशन को जो आपके वेलफेयर जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उन्होंने वॉच किया और फिर उनको प्रॉपर वेज दिलाई गई. तो जब हम वर्ल्ड में ऐसे केस देखते हैं जहां लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, लोगों के साथ में इनजस्टिस हो रहा है, एट दैट टाइम वी नीड टू डिफाइन द राइट्स इन अ मोर एक्सप्लेनेटरी मैनर. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट राइट, बट स्टिल जस्ट रिकॉल अबाउट द राइट्स फ्रॉम द स्टार्टिंग. वी आर हैविंग राइट टू इक्वालिटी. ये राइट्स जानने के साथ साथ हम उनके आर्टिकल्स को भी नोट करेंगे. राइट टू इक्वालिटी 14 to 18. 14 to 18 के बीच में हमें इक्वालिटी का राइट है. देन वी विल नॉट बी ट्रीटेड विद एनी डिस्क्रिमिनेशन. किसी भी तरह का हमारे साथ में, चाहे वो कास्ट हो, चाहे सेक्स हो, चाहे आपका रिलीजन हो, उसके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा. नाउ फ्रीडम ऑफ राइट इज क्लस्टर ऑफ 6 राइट्स. ये कई बार आपका क्वेश्चन आता है कौन कौन से 6 राइट्स है कि हम एनी पार्ट में वी कैन मूव इन द कंट्री, वी कैन एक्सप्रेस आवर व्यूज, वी कैन डू द थिंग्स इन अ प्रॉपर मैनर, or we can move from one state to another state. So these are the freedom. We can express our views. मीडिया में, न्यूज़पेपर में हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं. ये सारे फ्रीडम हमें 19 से लेकर 22 आर्टिकल तक मिले हैं. देन कमिंग टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. एक्सप्लॉयटेशन ह्यूमन राइट, इंसानों को खरीदना, बेचना, ये एक बहुत बड़ा अपराध 23-24 इसके लिए क्या था. इसके अलावा चाइल्ड लेबर, जो हजार्डियर वर्क होते हैं, whether they are going to work in the mine and all, ये सब प्रोहिबिटेड है. इसको हम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का पार्ट करते हैं. फ्रीडम ऑफ रिलीजन, दैट इज इन 25 to 28. आप किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रोपोगेट करने के लिए, मानने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए फ्री है. इफ यू वांट टू प्रे, इफ यू वांट टू प्रमोट एनी रिलीजन, यू आर फ्री. इफ यू वांट टू ज्वाइन एनी पर्टिकुलर रिलीजियस एजुकेशन सेंटर, यू कैन. So these are the rights which we have discussed earlier via voice notes and the topics and the notes whatever I provided to you. Now coming to the next one, cultural and educational right. Cultural right is India is a diverse country. तो अलग अलग तरह के लोग को अकोमोडेट करने के लिए, उन धर्मों के लोगों को, उन पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को एक साथ लाने के लिए दिस राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कल्चरल एंड एजुकेशन राइट 29 to 30. What this right is saying, all minorities, religious or linguistic, can set up their own education institution. अब अगर ये चाहे तो हर माइनॉरिटी अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सेटअप कर सकती है. दैट राइट इज सेइंग दैट. ये राइट ये कह रहा है कि हम चाहें तो अपने कोई भी धर्म के लोग, कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन के लोग हैं, दे वांट टू सेट अप द ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द रिलीजन, दे कैन. देख सकते हैं आप मदरसे होते हैं, मोमडन जो मुसलमान जो होते हैं वो अपने बच्चों को उन पर्टिकुलर आपके कुरान की शिक्षा देने के लिए या धर्म की बातों
को बताने के लिए वो करते हैं। जैनिज्म के होते हैं, जैन के होते हैं, सिखों के होते हैं। तो लाइक दैट व्हाट हैपेंस कि इस तरह के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं वो सेटअप करने के लिए दे आर फ्री। नाउ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, अब ये ऐसा इंपॉर्टेंट राइट है जिसके बिना सारे राइट्स ऑन वेल, सारे राइट्स बेकार हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के राइट के बिना। कैसे? जब सपोज आप घर पे हैं, आप घर पे फ्री हैं, whatever you want to do that, but if someone misbehaves with you, आपसे मिसबिहेव करता है या आपको कुछ कहता है, तो आप अपने एल्डरली लोगों के पास जाते हैं, आपके पेरेंट्स के पास जाते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाते हैं, तो वो उनको डांटते हैं, स्कॉल करते हैं, तो एक सिस्टम बनता है, डिसिप्लिन बनता है। सो हमें राइट तो मिलते सारे, बट हु इज गोइंग टू वॉच दैट? अभी क्लास है, when the teacher is there, you are silent, you are studying in the class in a disciplined manner, but when the teacher is not there, you are making noise. So some discipline should be maintained. इन राइट्स को देने के बाद, इन राइट्स को कोई हमसे लेता है तो क्या एक्शन होगा? What punishment will be given? So for that we have the right to constitutional remedies. Article 32 is giving us the right to constitutional remedies, which is very important. How? See, we are having 5 writs. हमें 5 writs मिली हैं इसके अकॉर्डिंग, जो जब हमारे साथ में कोई मिसबिहेव होता है या हमारे राइट्स को कोई हमसे लेता है या हमारे राइट्स को हम प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे हैं, कोई ऑब्स्टिकल आता है, इन दैट केस दीज 5 writs are working. First is habeas corpus. Habeas corpus, arrested person should be presented before court. अब ऐसा नहीं कि किसी को भी किसी एलिगेशन के लिए अरेस्ट कर दिया, 24 आवर्स में उसको कोर्ट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने आना पड़ेगा। मतलब मनमानी नहीं है कि nobody can do the thing in a personal, कि आपको किसी से पर्सनल इशू हुए तो आपने उनको कोर्ट में अरेस्ट कर लिया। आपको उस पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा, उसकी सुनवाई होगी, हियरिंग होगी, then the things will go on. Then the next one, that is mandamus. Mandamus, office holder is not doing legal duty. अब अगर ऐसा लगता है कि कोई ऑफिस होल्डर, the person is not doing the legal duty, then the mandamus is released. mandamus की रिट जो है वो रिलीज की जाती है कि अगर आप वो ऐसा पाया जाता है कि कोई प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, then the person can be punished. That is mandamus. Then prohibition by higher court when lower court has considered a case going beyond jurisdiction. अब prohibition की जो रेट है वो हायर कोर्ट रिलीज करती है। When they see that some case is there, कोई केस है जो छोटी कोर्ट है, जैसे आपने देखा हमारे यहाँ जो पूरा ट्रायंगल है कोर्ट का, हमने आपको बताया था कि किस तरह से जुडिशरी वर्क करती है। तो ट्रायंगल है, ऊपर जो है आपका, ये आपका सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे आपका हायर कोर्ट, ये आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो अगर प्रोहिबिशन क्या कहता है, बाय हायर कोर्ट व्हेन द लोअर कोर्ट हैज कंसीडर्ड अ केस गोइंग बियॉन्ड जुरिसडिक्शन। अब इनको लगता है कि कोई केस इनके जुरिसडिक्शन के ऊपर जा रहा है, इनके न्याय क्षेत्र के बाहर जा रहा है, व्हाट विल हैपन? दे विल आस्क टू सेंड इन द केस विद डिटेल्स। हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कहेगा कि वो उस केस को उनको ट्रांसफर करें, देन दिस रिट इज रिलीज्ड। नेक्स्ट वन, co-warrant, not entitled to hold the office. Co-warrant restricts to act as office holder. Suppose कोई person as an office holder work कर रहा है, कहीं का हेड बना हुआ है, कोई डिजिग्नेशन पे है, बट वो पर्सन एंटाइटल्ड नहीं है वो करने के लिए, वो नहीं कर सकता। देन व्हाट विल हैपन इन दैट केस? co-warrant to it will be released. When you are not the office holder, जब आप ऑफिस होल्डर है ही नहीं, तब आप वो वर्क कैसे कर रहे हैं? So this is the writ of co-warrant to. Then next is certiorari. Certiorari में क्या होता है? The court orders a lower court or another authority to transfer pending case in high court. अब ऐसा लगता है कि बहुत सारे पेंडिंग केस हो गए, बहुत सारा वर्कलोड हो गया, लोअर कोर्ट के पास हो गया, तो वो क्या करती है, हाई कोर्ट मंगवा लेती है केसेस कि नाउ सेंड द केसेस टू अस, क्योंकि सारी सुनवाई प्रॉपर होनी जरूरी है। सो इन दैट केस इट इज वेरी नेसेसरी टू कॉल ऑल द केसेस बाय द हाई कोर्ट, दिस certiorari. So these are the writs which are very important. How important? Because it is going to give us the view, and it is, these all particular writs are very important because this particular right to constitutional remedy is called the safeguard of other rights. ये बाकी rights का safeguard कहलाता है. That's why it is very important.
So see what we studied that rights are very important. हमने पहले पढ़े थे rights equality 40 to 80, freedom right 1922, against exploitation 22-24, freedom of religion 25-28, religious culture and education rights 29-30, 31 आर्टिकल में हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था जिसको बाद में ओमिट कर दिया गया था राइट टू प्रॉपर्टी। 32 राइट टू क्वेश्चन रेमेडीज, इसमें हमारे डेट्स है हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, quo warranto, certiorari. So these are the writs which are going to be considered in the right to constitutional remedies. राइट्स हम बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, 6th में पढ़े हमने, 7th में पढ़े, 8th में पढ़े। जब हम राइट्स को एक प्रोफेशनल वे में पढ़ते हैं, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो हमने लिया है, तो हमें उसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे आपको मैंने पूरा लिखा था कि 40 राइट में क्या है, 15 में क्या है, आपको इनका पूरा डिटेल पता होना चाहिए। सो इन सच अ मैनर वी विल बी एबल टू डिस्क्राइब थिंग्स टू अदर्स आल्सो। तो एक प्रॉपर वे में आपको चीजों को पढ़ना और समझना है, बिकॉज दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस। आपने ऑप्शन लिया है तो आपको इन सारा डिटेल के बारे में पता होना चाहिए। तो सेफगार्ड ऑफ राइट्स कौन सा हुआ? राइट टू क्वेश्चन रेमेडीज। रिट कौन सी हुई? हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्टोरियो, quo warranto। ये आपकी सारी जो है वो रिट्स होंगे। तो आपको इन रिट्स में किस रिट में क्या था वो डिटेल के बारे में, राइट्स के बारे में और इंफॉर्मेशन मस्ट बी नो। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल see about more things and more institutions. Thank you so much.